Hello students, welcome back to Blade Learner K-12. Myself Mavish Sadaf and I am here to teach you biology of class 12th. We have already started the first chapter, which is reproduction in organisms. In previous video we had discussed about lifespan and asexual reproduction in detail. You can check out the video by clicking on I button. Now we are going to study about sexual reproduction in detail. In this topic, we are going to study about phases of life, important terms, events in sexual reproduction, and then about meiocytes. So, without any delay, let's start with phases of life. कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने बर्थ से लेकर डेथ तक बायोलॉजिकली लाइफ के 3 फेज से होकर गुजरता है। सबसे पहले फेज को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज को चाइल्डहुड फेज भी कहा जाता है। चाइल्डहुड फेज भी कहा जाता है और इसे फेज बिटवीन इन्फेंसी एंड ऑनसेट ऑफ एडल्टहुड भी कहा जाता है। इसे इमैच्योर फेज भी कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए मैच्योर होना बहुत ही ज़रूरी होता है, फिजिकली भी, सोशली भी एंड सेक्सुअली भी। और जिस फेज़ में वो मैच्योर होता रहता है उसी फेज़ को हम लोग जुवेनाइल फेज़ भी कहते हैं। जुवेनाइल फेज़ को प्लांट में वेजिटेटिव फेज़ कहा जाता है और ये जुवेनाइल फेज़ जो होता है ये वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इसका ड्यूरेशन वेरी करता है। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा है तो उसमें जुवेनाइल फेज़ जो होगा वो ज़्यादा ड्यूरेशन का होगा, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में लाइफ स्पैन कम है तो उसका जो जुवेनाइल फेज़ का ड्यूरेशन होगा वो भी कम होगा। जुवेनाइल फेज़ के ख़त्म होते ही रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट हो जाता है, इसलिए दूसरा फेज़ है रिप्रोडक्टिव फेज़। इस फेज़ में ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। इस फेज़ के ख़त्म होते ही सेनिसेंट फेज़ की शुरुआत होती है और सेनिसेंट फेज़ को ओल्ड स्टेज भी कहा जाता है। ओल्ड फेज़ या ओल्ड स्टेज। सेनिसेंट फेज़ में आकर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में से रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और फाइनली उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ओके, आफ्टर दिस स्टेज डेथ टेक्स प्लेस। नेक्स्ट वी विल स्टडी सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें से पहले है मोनोकार्पिक प्लांट एंड पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट हम उसे कहते हैं वैसा प्लांट जो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। और जो प्लांट अपने पूरे लाइफ टाइम में बहुत बार फ्लावरिंग करता है उसे हम लोग पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। मेन इसमें है मेनी टाइम्स और इसमें है वंस। मोनोकार्पिक प्लांट में फ्लावरिंग होते ही उस प्लांट की डेथ हो जाती है, लेकिन पॉलीकार्पिक प्लांट में फ्लावर की डेथ नहीं होती है, प्लांट की डेथ नहीं होती है। ऐसे जो प्लांट होते हैं वो होते हैं राइस, वीट। आप जानते हैं दाल और चावल और गेहूं, इन सारे प्लांट्स को हर साल लगाने पड़ते हैं, लेकिन आप वहीं जानते हैं कि आम के पेड़ और अमरूद के पेड़ को बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हर साल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये पॉलीकार्पिक प्लांट में आते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट जो होते हैं वो जनरली एनुअल और बाइनियल होते हैं। एनुअल का मतलब होता है वो प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल 1 ही साल हो, बाइनियल का मतलब होता है वो प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल 2 साल की होती है। पेरेनियल का मतलब होता है कि वैसे प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल बहुत बड़ी होती है, मतलब एक तो उनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है और वो या तो उस पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करें या फिर बहुत बार फ्लावरिंग करें। अगर वो एक बार ही फ्लावरिंग करेंगे तो उसे मोनोकार्पिक पेरेनियल कहा जाता है। जैसे कि बैम्बू प्लांट, बैम्बू प्लांट जो होता है ये मोनोकार्पिक पेरेनियल में आता है। पेरेनियल, मोनोकार्पिक पेरेनियल कहा जाता है बैम्बू प्लांट को। और पॉलीकार्पिक पेरेनियल कौन से होंगे, जैसे कि मैंगो, गुआवा, पपाया, पीपल, यानी कि वो प्लांट जिनकी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है और जो बहुत बार फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मोनोकार्पिक पेरेनियल क्या होंगे, वैसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा है लेकिन वो एक बार ही फ्लावरिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब इसमें आता है एनुअल प्लांट एंड बाइनियल प्लांट।
एनुअल प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल 1 ही साल हो, बाइनियल प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल 2 साल हो। एग्जाम्पल जैसे कि राइस, वीट, मेज, पल्सेस, और यहाँ हो जाएगा रेडिश और शुगर बीट। मेनली आप लोग एग्जाम्पल पर ही फोकस्ड रहिएगा, सबके एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है इसमें पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसमें मोनोकार्पिक पेरेनियल भी हो सकते हैं, पॉलीकार्पिक पेरेनियल भी। पॉलीकार्पिक पेरेनियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे मैंगो, गुआवा, पपाया। आप जानते हैं इन्हें बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और मैंगो हमें हर साल ही ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। मोनोकार्पिक पेरेनियल में जैसे कि बैम्बू और स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, इन दोनों के बारे में थोड़े से पॉइंट हैं जिसे मैं बता देती हूँ। बैम्बू प्लांट जो होता है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करता है, यानी कि वंस इन लाइफ टाइम, अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही इसमें फ्लावरिंग होती है बैम्बू प्लांट में। और स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, जिसे कि नीला कुरंजी भी कहा जाता है, ये कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु के हिली एरियाज़ में पाया जाता है। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना में 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, यानी कि वंस इन 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है इसमें। एनसीईआरटी में एक डेटा दे रखा है कि लास्ट टाइम इसमें फ्लावरिंग सितंबर टू अक्टूबर 2006 में हुई है, लेकिन ये डेटा थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ये 2012 में इसमें लास्ट फ्लावरिंग हुई थी, और अब नेक्स्ट इसमें फ्लावरिंग 2030 में होनी है, ठीक है। इसका फ्लावर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, और इसे देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट इस हिली एरियाज़ में विज़िट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं। Annual and biennial plants show clear vegetative, reproductive and senescent phase, but perennial plants do not show. ऑब्वियसली जो जिसकी लाइफ साइकिल कम है, यानी 1 साल है, 2 साल है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कब उसमें वेजिटेटिव फेज़ आया, कब रिप्रोडक्टिव फेज़ आया, कब सेनिसेंट फेज़ आया। लेकिन जिसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा है उसमें तो ये शो करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा ना, कि कब इसमें सेनिसेंट फेज़ आ गया, कब ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया, कब इसका जुवेनाइल फेज़ शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, ये सब कुछ मेंशन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए पेरेनियल प्लांट्स में हम इन तीनों फेज़ को क्लियरली शो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर हम किसे कहते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज़ में किसी फेवरेबल सीज़न या किसी पर्टिकुलर टाइम में ही वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो, उसे हम लोग सीजनल ब्रीडर कहेंगे। लेकिन कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होते हैं? जो थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज़ वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, सीजनल ब्रीडर में बर्ड्स लिविंग इन नेचर। बर्ड्स लिविंग इन नेचर का मतलब हो गया कि ये पोल्ट्री बर्ड्स के अलावा जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सीज़न या किसी पर्टिकुलर टाइम में ही आप देखेंगे कि वो एग्स को ले कर रहे हैं। लेकिन पोल्ट्री बर्ड्स में क्या होता है? पोल्ट्री फार्म में वहाँ पे बर्ड्स को एफएसएच के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिनकी वजह से उनमें आप देखेंगे कि थ्रू आउट द ईयर वो एग्स को ले करती रहेंगी, ठीक है। तो पोल्ट्री बर्ड्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, और जो नेचुरल बर्ड्स होती हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होती हैं। ओके, इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर। एनसीईआरटी में एक टर्म आता है इंटर फ्लावरिंग पीरियड। इंटर फ्लावरिंग पीरियड, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि 2 बार जब फ्लावरिंग होती है उसके बीच के पीरियड के बारे में ये बात कर रहे हैं। फ्लावर, आप जानते हैं कि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होता है किसी भी प्लांट का। तो इंटर फ्लावरिंग पीरियड, उसमें क्वेश्चन था एनसीईआरटी में कि ये जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड होगा ये जुवेनाइल फेज़ में आएगा या मैच्योर फेज़ में आएगा। ऑब्वियसली जब फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मैच्योर फेज़ में ही आएगा। तो सबसे पहले तो ये मैच्योर फेज़ में आएगा। मैच्योर फेज़ मतलब समझ गए ना आप? रिप्रोडक्टिव फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़। ओके, और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है ये पॉलीकार्पिक प्लांट में ही आपको देखने को मिलेगा। पॉलीकार्पिक प्लांट,
आप समझ कर रहे होंगे कि क्यों ये पॉलीकार्पिक प्लांट में ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसी प्लांट में फ्लावरिंग जो होती है वो एक बार से ज़्यादा होती है, यानी 2 बार से ज़्यादा फ्लावरिंग इसी में होती है, और जब 2 बार से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी तभी इंटर फ्लावरिंग पीरियड आएगा। ओके, तो बस यही बताना था इसमें। नेक्स्ट अब हम लगाते हैं दूसरे टर्म्स पे, वो है ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल जो होती है वो नॉन प्राइमेट्स में होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स होते हैं मैन, मंकी एंड एप्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्राइमेट क्या है। आपने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में एक टेबल देखी होगी जिसमें ऑर्डर, फैमिली, इस तरह का टेबल दिया हुआ है, उसमें एक ऑर्डर आता है प्राइमेट। एक्चुअली मैमेलिया जो क्लास होता है उसमें एक, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, ठीक है। उसमें से एक ऑर्डर होता है प्राइमेट्स, जिसके अंदर ह्यूमन आते हैं। सिर्फ ह्यूमन ही नहीं आते हैं बल्कि ह्यूमन, मंकी एंड एप्स आते हैं, इसलिए उस प्राइमेटा ऑर्डर की वजह से इसका नाम हो गया प्राइमेट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमेट्स कौन कौन है, तो आप ये तीनों का नाम लेंगे, मैन, मंकी एंड एप्स। और बाकी जो भी बचे, जितने भी एनिमल इसके अलावा हैं, वो सब नॉन प्राइमेट्स है। काऊ, गोट, शीप, लायन, टाइगर, सब कुछ नॉन प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें ईस्ट्रस साइकिल होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल जो होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल होता है, ठीक है, फेवरेबल फॉर रिप्रोडक्शन। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जब ये साइकिल हो रही होती है उस टाइम में रिप्रोडक्शन जो होता है वो रुक जाता है, ब्लीडिंग फेज में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में इस साइकिल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे फेज़ आते हैं। उसमें से जब ब्लीडिंग फेज़ होता है उस टाइम पर रिप्रोडक्शन इसमें रुक जाता है, और अबाउट 5 ml ब्लड जो होता है वो उसमें फ़्लो करता है। लेकिन ईस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, ब्लड का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि ईस्ट्रस साइकिल किस में होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है, प्राइमेट्स के बारे में याद रखना है। और इसमें ईस्ट्रस साइकिल में किसी भी ब्लड का फ्लो नहीं होता है, कोई भी ब्लड फ्लो नहीं करता है। ईस्ट्रस साइकिल में ब्लड का कोई भी लॉस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब है इंटरैक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। हॉर्मोन्स किस तरह से रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह से रेगुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा जब पोल्यूशन हो जाता है तो, और जब बहुत सारी पॉइजनिंग हो जाती है, बहुत तरह की, बहुत सारे केमिकल की पॉइजनिंग जब हो जाती है, तब होता है क्या है कि इनफर्टिलिटी आ जाती है या फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है। तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कुछ जो रिप्रोडक्शन को इस तरह से रेगुलेट करते हैं। और हॉर्मोन्स किस तरह से करते हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइनली हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आ गए, जिसमें 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन की। प्री फर्टिलाइजेशन, नाम से ही पता है, प्री यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट्स का बनना। और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट जब बन जाएगा तो अब उसको दूसरे बॉडी में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, तो वो होता है गैमीट ट्रांसफ़र। अब गैमीटोजेनेसिस में गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि पहले है आइसोगैमीट्स एंड हेटेरोगैमीट्स। आइसोगैमीट्स हम लोग किसे कहते हैं, गैमीट्स विच आर सिमिलर इन साइज। एक्चुअली ये जो है ना मॉर्फोलॉजी पर बताया गया है कि 2 गैमीट होते हैं, जैसे आप मान लीजिए मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, तो वो गैमीट जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे उनको कहेंगे आइसोगैमीट्स, और जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे उन्हें कहेंगे हम लोग हेटेरोगैमीट्स। मोस्टली जो गैमीट्स होते हैं वो हेटेरोगैमीट्स ही होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, सबके जो गैमीट्स होते हैं वो हेटेरोगैमीट्स ही होते हैं। लेकिन कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनका सिमिलर साइज होता है, जैसे कि क्लैडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स। फिर से मैं कहूँगी सिर्फ आपको एग्जाम्पल पर ही फोकस्ड रहना है, ठीक है। आप एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिए, ये सारे मैंने एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। ये हो गए आइसोगैमीट्स एंड हेटेरोगैमीट्स, बहुत सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है यूनिसेक्सुअल प्लांट एंड बाइसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब होता है जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग प्लांट में होगा, तब हम उसे यूनिसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। लेकिन जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट में होगा तब हम लोग उसे बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे, ठीक है।
यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए दो टर्म्स का यूज़ किया जाता है, हेटेरोथैलिक एंड डाइशियस कंडीशन। हेटेरोथैलिक, अब नाम से यहाँ से आप देखिए, मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट प्लांट, इसीलिए जो थैलस होगा वो भी अलग होगा। हेटेरोथैलिक एंड डाइशियस कंडीशन। थैलस जो होता है वो मेनली आप देखेंगे इसमें एल्गी में आपको मिलेगा, ब्रायोफाइट्स में मिलेगा, इस तरह के मतलब कि लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लोअर ग्रुप जो होंगे प्लांट के, उसमें आपको थैलस बॉडी मिलेगी। उसी में है हेटेरोथैलिक एंड होमोथैलिक। होमोथैलिक मतलब देखिए, मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर ऑन सेम प्लांट, इसीलिए इसको होमोथैलिक भी कहते हैं। यानी बाइसेक्सुअल कहीं लिखा हो, होमोथैलिक लिखा हो, मोनोइशियस लिखा हो, ये सब जो होते हैं वो एक ही जैसे टर्म्स हैं, मिलते जुलते टर्म्स हैं, सबका मतलब एक ही होता है। डाइशियस हो जाएगा जैसे कि अगर दोनों स्ट्रक्चर जो है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट के सेम ब्रांच में ही है, सेम ब्रांच में ही है अगर, तो उसको हम लोग मोनोइशियस कह देते हैं। और अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट ब्रांच पर है तो उसको हम लोग डाइशियस कंडीशन कहते हैं। बहुत दफ़ा होता क्या है कि मोनोइशियस और डाइशियस में कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो यूनिसेक्सुअल में आएगा कि या बाइसेक्सुअल में आ जाएगा। आप एक चीज़ बस याद रखिए, कंप्यूटर जब आपने पढ़ा होगा तो आप उसमें अंडू एक वर्ड पढ़ते हैं, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, यू एन फॉर यूनिसेक्सुअल एंड डी फॉर डाइशियस। तो यूनिसेक्सुअल में हमेशा डाइशियस आएगा और बाइसेक्सुअल में हमेशा मोनोइशियस आएगा। होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल प्लांट के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि पपाया, डेट पाम, मार्केंशिया। मार्केंशिया किस में होता है? ब्रायोफाइट्स में आता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स। और यूनिसेक्सुअल एनिमल हो जाएगा जैसे कि कॉकरोच, ठीक है। आप जानते हैं मेल कॉकरोच भी होता है, फीमेल कॉकरोच भी होता है, अपने 11वीं क्लास में कॉकरोच की डिटेल्ड स्टडी की है। बाइसेक्सुअल प्लांट के एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे कि कैस्टर, मेज, कोकोनट, कारा। कारा अगेन किस में आएगा? कारा इज एल्गी। कारा इज एल्गी। अर्थवर्म जो होगा वो बाइसेक्सुअल एनिमल होता है जिसमें कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम बॉडी में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही हमेशा होता है अर्थवर्म में। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन आप जानती हैं कि जब मेल और फीमेल मतलब एक अर्थवर्म और दूसरे अर्थवर्म में जब फर्टिलाइजेशन होगा तब उसको क्रॉस, उन दोनों अर्थवर्म के जब गैमीट्स मिलेंगे तब उसे हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक टर्म आता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब सेम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं गैमीट्स और उन्हीं दोनों में फ्यूजन हो जाता है तब हम लोग उसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अर्थवर्म में होता क्या है कि गैमीट्स तो सेम बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो अलग अलग अर्थवर्म का यूज़ होता है, इसलिए उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। वैसे इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ आप लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं गैमीट के ट्रांसफ़र पर। गैमीट ट्रांसफ़र में क्या होता है कि गैमीट बनता है, अब उस गैमीट को हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म कहिए या दूसरे प्लांट बॉडी में हमें ट्रांसफ़र करना होता है। मेनली मेल गैमीट को ही फीमेल गैमीट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप पहले देखिए इस पॉइंट को, मोस्टली मेल गैमीट इज़ मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज़ स्टेशनरी। फीमेल गैमीट जो होती है जहाँ बनती है वहीं रहती है, लेकिन मेल गैमीट को वहाँ तक पहुँचना होता है, इसलिए लिखा है कि मोस्टली मेल गैमीट जो होते हैं मोटाइल होते हैं, एक्सेप्ट इन फ्यू फंजाई एंड एल्गी। कुछ फंजाई और एल्गी में क्या होता है, एक्सेप्शन है ये कुछ फंजी और एल्गी में, जिसमें कि या तो दोनों ही गैमीट मोटाइल होंगे या दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि पॉलन ग्रेन इज द कैरियर ऑफ मेल गैमीट एंड ओव्यूल हैज़ एग। ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि पॉलन ग्रेन इज द कैरियर ऑफ मेल गैमीट? आप आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कि जब पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा पर लैंड करता है और फिर वो स्टाइल के थ्रू जब बढ़ रहा होता है तो पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर वेजी जनरेटिव सेल जो होते हैं वो डिवाइड करके दो मेल गैमीट बनाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है उसी में मेल गैमीट होता है, इसीलिए कहते हैं कि पॉलन ग्रेन इज़ द करियर ऑफ मेल गैमीट, ठीक है। आगे हम फिर इसे डिस्कस करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और ओव्यूल में आप जानते हैं एग होता है वहाँ पर, इसलिए कहा गया ओव्यूल हैज़ एग एंड पॉलन ग्रेन हैज़ मेल गैमीट, ओके। क्योंकि वो पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है वो पॉलन ग्रेन के थ्रू ही होता है, इसलिए कहा जाता है कि पॉलन ग्रेन इज़ द करियर ऑफ मेल गैमीट, ओके। फिर गैमीट का ट्रांसफ़र हो जाता है।
ये सब आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? मेल और गैमीट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये जो होता है सबसे वाइटल इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा किसी और ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट इसमें टर्म आता है एक पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं? जब किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब फीमेल गैमीट बनेगी लेकिन फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो फीमेल गैमीट ही जो है वो फर्दर डेवलप कर जाएगी किसी ऑर्गेनिजम्स में, मतलब अब किसी और ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप कर जाएगी, उससे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। पार्थेनोजेनेसिस को वर्जिन बर्थ भी कहा जाता है, वर्जिन बर्थ, ओके। क्योंकि इसमें मेल गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि रोटिफर्स, हनी बीज, कुछ लिजर्ड्स आते हैं इसमें, और कुछ बर्ड्स आते हैं जैसे कि टर्की, ठीक है। ये बहुत कम एग्जाम्पल होता है, बहुत रेयर केस में पार्थेनोजेनेसिस होती है, और इसलिए इसके एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत ही कम दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब इसमें दो तरह के फर्टिलाइजेशन के बारे में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाम से पता लग रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होगा वो बॉडी के बाहर होगा, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के अंदर होगा। इसमें एक चीज़ आप देखिए, अकर्स आउटसाइड द बॉडी एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ गैमीट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई चीज़ जब एक्सटर्नली फर्टिलाइज करेगी तो क्या होगा कि मतलब जैसे कि गैमीट का प्रोडक्शन हुआ, मान लीजिए अगर एक ही गैमीट का बाहर एक ही गैमीट अगर बनता है तो उससे होगा क्या कि वो गैमीट हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए बाहर आकर, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा ना। इसीलिए वो एक बार में जैसे कि फ्रॉग के केस में क्या होता है कि एक बार में वो ज़्यादा अंडे देती है, ठीक है। फ्रॉग जो होता है वो एक बार में ज़्यादा अंडे देता है, उसकी वजह से उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत रेयर केस में जाकर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है, इसीलिए उसमें जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें जो फीमेल गैमीट होता है, आप जानते हैं एग हमेशा एक ही बनता है, बहुत रेयर केस में दो बन जाता है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं। मेन फिर से मैं कहूँगी एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। बोनी फिशेज़ इसमें आते हैं, और कार्टिलेजिनस फिशेज़ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। आपने अगर एनिमल किंगडम पढ़ा हो अच्छे से तो आपको एग्जाम्पल याद करने में परेशानी नहीं होगी। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एम्फीबियंस। एल्गी में एक्सेप्ट स्पाइरोगाइरा एंड कारा, इस क्योंकि इन दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से पिकअप किए हैं, इसलिए आप लोगों को एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और पूरा का पूरा ये प्लांट किंगडम एल्गी को छोड़कर सब के सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आते हैं, ठीक है। एल्गी में सिर्फ यही दो एल्गी हैं जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती हैं, बाकी सब के सब एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इन सीड प्लांट मेल गैमीट इज नॉन मोटाइल एंड कैरिड टू फीमेल गैमीट बाय पॉलन ट्यूब्स। सीड प्लांट में क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है वो भी नॉन मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमीट होते हैं वो भी नॉन मोटाइल होता है। सीड प्लांट जैसे कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म की, ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट दोनों ही नॉन मोटाइल होता है। तो मेल गैमीट जो होता है उसको कैसे कैरी किया जाता है फीमेल गैमीट में? मैंने आपको अभी बताया कि पॉलन ग्रेन होता है मेल गैमीट, वो स्टिग्मा पर लैंड करता है और फिर वहाँ से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, जिसके ज़रिए मेल गैमीट जो है वो आगे बढ़ता है। तो इसीलिए फीमेल गैमीट तक कैसे पहुँचता है मेल गैमीट? पॉलन ट्यूब्स के ज़रिए, ठीक है। समझ गए आप ये लाइन? नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें सबसे पहला आता है जाइगोट। को पता है फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक मेल गैमीट होगा, मेल गैमीट है, और फीमेल गैमीट है।
मेल गैमीट जो होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमीट जो होता है वो भी हैप्लॉइड होता है। ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं और एक डिप्लॉइड सिंगल सेल बनता है जिसे कि जाइगोट कहते हैं। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है और ये हमेशा ही डिप्लॉइड होता है। ठीक है, जाइगोट जो होता है वो बॉडी के बाहर भी बन सकता है, बॉडी के अंदर भी बन सकता है। बॉडी के बाहर कब बनेगा? जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। बॉडी के अंदर कब बनेगा? जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। कहीं पर भी इस तरह का वर्ड है ना, जेनेसिस, मतलब ही होता है इसका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो जाइगोट से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। और जाइगोट में बहुत तरह का डिवीजन होता है और डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से जाइगोट जो होता है वो फाइनली एम्ब्रियो एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है। ठीक है, जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। इसे भी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे और प्लांट वाले में भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस क्या होता है कि जब जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है तो उसे हम लोग ओविपेरस कहते हैं, और जब जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो जाता है तब हम लोग उसे विविपेरस कहते हैं। और विविपेरस में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट बेबी को प्रोड्यूस कर देते हैं, और जो ओविपेरस होता है उसमें वो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसे एग्स होते हैं? वो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। ठीक है, कभी भी आप इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जाइगोट का डेवलपमेंट बाहर हो रहा है तो मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, और अगर जाइगोट का डेवलपमेंट अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आप रिप्टाइल्स का एग्जाम्पल आप देखिए। रिप्टाइल्स, रिप्टाइल्स में जैसे लिजर्ड आते हैं, स्नेक आते हैं, इनका आपको पता है कि ये फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये एग प्रोड्यूस करते हैं, तो एग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? ये ओविपेरस। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि रिप्टाइल्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसका कोई लेना देना नहीं है ओविपेरस और विविपेरस से। ओविपेरस का मतलब होता है जाइगोट का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। जाइगोट का डेवलपमेंट अगर बाहर हो रहा है तो उसे हम लोग ओविपेरस कहेंगे, अगर अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो विविपेरस कहेंगे। और अगर जाइगोट अंदर डेवलप करेगा तो क्या होगा? डायरेक्ट बाहर जो प्रोड्यूस होगा वो सीधा का सीधा बेबी ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन अगर जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी से के बाहर हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? एग्स प्रोड्यूस होंगे। और किस तरह के ये एग होंगे? फर्टिलाइज्ड एग होंगे। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग होंगे। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ओविपेरस एग्जाम्पल जैसे रिप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, बोनी फिशेज, ये सब ओविपेरस होते हैं। और विविपेरस का बेस्ट एग्जाम्पल मैमल्स। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर होता क्या है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो फाइनली जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी जो होती है वो फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल जो होता है वो सीड बन जाता है, और जो ओवरी का वॉल होता है वो पेरिकार्प बन जाता है, यानी कि फ्रूट का आउटर लेयर बन जाता है। ठीक है, पेरिकार्प। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनल टॉपिक विच इज़ मियोसाइट्स। मियोसाइट्स होते क्या हैं? ये गैमीट मदर सेल होते हैं। कोई भी गैमीट जो होता है वो कहाँ, किसी ना किसी सेल से ही प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो जिस सेल से वो प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग गैमीट मदर सेल कहते हैं। और जो मियोसाइट्स होते हैं वो हमेशा ही डिप्लॉइड होंगे। ठीक है, हमेशा ही ये जो होंगे वो डिप्लॉइड होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो गैमीट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो ये जहाँ से बन रहे होंगे वो तो डिप्लॉइड ही होगा। इसलिए जो गैमीट मदर सेल होता है वो हमेशा डिप्लॉइड होता है। ठीक है, और गैमीट जो होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड गैमीट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। अगर जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है तो गैमीट जो होता है वो माइटोसिस से प्रोड्यूस होता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, अब उसे गैमीट बनाना है, और गैमीट हमें पता है हमेशा ही हैप्लॉइड होती है, तो यानी कि
ये दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए। आप जानते हैं, आपने 11th में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ा होगा, माइटोसिस इज़ एन इक्वेशनल डिवीज़न, तो इसलिए यहाँ पे ये माइटोसिस होगा। इक्वेशनल डिवीज़न इसलिए कहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो ये नंबर होता है वो प्लॉइडी कभी भी इसमें चेंज नहीं होती है। ये इसकी भी प्लॉइडी हैप्लॉइड थी, इसकी भी प्लॉइडी हैप्लॉइड है, इसलिए जहाँ भी सेम प्लॉइडी लानी होती है वहाँ माइटोसिस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है तो गैमीट जो होता है वो माइटोसिस से प्रोड्यूस होता है। और ऐसा कब होता है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी किसकी होती है? याद रखेंगे आप हमेशा, एल्गी की होती है, फंजाई की होती है, ब्रायोफाइट की होती है और मोनेरा की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड गैमीट इज प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। देखिए, अगर प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है तो 2n यहाँ से उससे गैमीट प्रोड्यूस करना है, तो गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होगी, यानी n बनाना है। तो प्लॉइडी डबल है लेकिन उसे हाफ बनाना है, तो ये किस में होगी? मियोसिस, क्योंकि मियोसिस जो होती है वो रिडक्शन डिवीज़न होता है उसमें। ठीक है, इसलिए जब पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड होगी तो गैमीट हमेशा मियोसिस से प्रोड्यूस होगा। और ऐसा किस में होता है? किस किस प्लांट में डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है पेरेंट? टेरिडोफाइट्स में, जिम्नो एंजियोस्पर्म में, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसे अच्छे से। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं इस टेबल की तरफ। आपने ये टेबल देखा होगा, एनसीईआरटी में बना हुआ होगा, हालांकि ये पहले बना हुआ है लेकिन मैंने इस टॉपिक को सबसे एंड में लिया है। ऑर्गेनिजम्स, क्रोमोजोम इन मियोसाइट एंड क्रोमोजोम इन गैमीट। देखिए, मियोसाइट होगा तो इसमें क्रोमोजोम हमेशा डबल होगा, इस पूरे चार्ट में आपको डबल क्रोमोजोम ही दिखेगा। और क्रोमोजोम इन गैमीट, तो गैमीट में हाफ, तो इस ये पूरा जो होगा ये हाफ नंबर है। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। आप इसका कोई निमोनिक भी बना सकते हैं, वो कुछ भी बनाकर आप अच्छे से इसे बस याद कर लीजिए कि किस में कितना क्रोमोसोम होता है। मेन इसमें वैसे ह्यूमन का याद करना होता है, जिसमें आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें मेल में 23 होते हैं एंड फीमेल में भी 23 होते हैं, हाफ हाफ। ठीक है, तो ये पूरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू।